बहुत ही तेजी से मध्य पूर्व में हालात खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों पर बड़ा हमला शुरू कर दिया है और जैसा कि आप अल जजीरा की इस खबर में देख रहे हैं, यमन की राजधानी सना पर हमला होता है और 23 नागरिक मारे जाते हैं। इनमें से कितने आतंकवादी हैं कोई नहीं जानता दोस्तों, मगर डोनाल्ड ट्रंप के इस संदेश से स्पष्ट है, हूथी विद्रोहियों, हूथी आतंकवादियों, तुम्हारा वक्त अब पूरा हो गया है। मगर आपको इस पूरे हमले के पीछे की सोच को समझना पड़ेगा। हूथी विद्रोही तो बहाना है, ईरान असली निशाना है। और ईरान ने कह दिया है, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि हूथी विद्रोहियों के पीछे ईरान है। दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त निशाना हूथी विद्रोही हैं, अगला निशाना ईरान हो सकता है और ईरान कह रहा है कि हम तैयार हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए दोस्तों आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि मध्य पूर्व में हालात कितनी तेजी से अब बिगड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, हूथी विद्रोहियों पर अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए हैं और समानांतर तौर पर मध्य पूर्व पर गजा पर जो बातचीत हो रही थी इस्राइल और हमास के बीच, वो बेनतीजा हो गई है। इसके क्या मायने हैं दोस्तों? इसके मायने ये हैं कि एक बार फिर फलस्तीन में, गजा में, वेस्ट बैंक में रहने वाले जो बेकसूर फलस्तीनी हैं, उन पर हमला करने का, उनकी जान लेने का लाइसेंस इस्राइल को, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, मध्य पूर्व में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। मगर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी और उसके ठीक बाद यमन की राजधानी सना पर हमला होता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश में क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को यमन में हूथी आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने अमेरिका और अन्य जहाजों, विमानों और ड्रोनों के खिलाफ समुद्री डकैती, हिंसा और आतंकवाद का एक निरंतर अभियान चलाया। दोस्तों, हूथी विद्रोहियों ने कहा, जैसे ही हमला होता है, शुरुआत में जो उनका बयान आया है उसके मुताबिक 9 नागरिक मारे गए हैं यमन की राजधानी सना में। इस मुद्दे पर क्या कहा है हूथी विद्रोहियों ने, आपके स्क्रीन पर। हूथी विद्रोहियों ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हमले की घोषणा के बाद शनिवार को यमन की राजधानी पर हुए हमले में 9 लोग मारे गए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आंकड़ा अब 23 तक पहुंच गया है, जैसा कि अल जजीरा की खबर बता रही है। हूथियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय ने सबा समाचार एजेंसी पर एक बयान में कहा कि 9 नागरिक मारे गए और 9 अन्य घायल हैं, जिनमें अधिकांश गंभीर रूप से घायल हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, DW न्यूज, डॉयचे वेले न्यूज की ये खबर, और इसमें आपको पता चलेगा कि ये महज शुरुआत है। अब अमेरिका इसके दायरे को बढ़ाना चाहता है, और जो मैं आपसे कह रहा हूं ना दोस्तों कि अमेरिका इस हमले के दायरे को बढ़ाना चाहता है, उसके दायरा क्या है, वो दायरा कहां तक पहुंचेगा? वो दायरा पहुंचेगा ईरान तक। जी हां, अगला निशाना ईरान हो सकता है और ईरान इस बात को समझ रहा है, इसीलिए ईरान ने बयान भी जारी किया है। सबसे पहले देखिए DW न्यूज, डॉयचे वेले न्यूज की यह खबर, उसके बाद मैं इसकी चर्चा करता हूं। Were ordered by U.S. President Donald Trump 3 weeks after the Houthis fired surface-to-air missiles at a U.S. F-16 fighter jet. The Houthi rebels have also been attacking Israel and international commercial ships in the Red Sea throughout the Gaza war. Trump announced the strikes on social media, threatening the Houthi rebels with, quote, overwhelming lethal force. Trump also warned Iran, which has been backing the rebels, to stop supporting them immediately. Well, for more, let's bring in DW reporter Stefan Simons, who joins us from Washington, D.C. Good to see you, Stefan. So why has President Trump decided to launch these airstrikes against the Houthis right now? Well,
didn't come as a surprise that he was up to something. The president several weeks ago had ordered the Pentagon to come up with strike plans for a strike against the Houthis. He had apparently approved them about a week ago, and now comes the order to execute on those strike plans, which he had ordered to be drawn up. The difference here is that the White House says and is apparently willing to make this a decisive but ongoing, that means ongoing strike or ongoing action, meaning that this is not maybe over today or tomorrow, but can go on for weeks and weeks and weeks. तो जैसा कि आपने सुना, उनके पत्रकार कह रहे हैं कि ये महज शुरुआत है, इस दायरे को बढ़ाया जाएगा। 23 मौतें अभी हो चुकी हैं, जैसे कि अल जजीरा की खबर बता रही है, मगर ईरान इस पूरी कार्रवाई के पीछे की सोच को समझता है। ईरान ने इस मुद्दे पर बयान जारी किया है। अमेरिका का यह शुरू से ही मानना रहा है कि हूती विद्रोहियों के पीछे ईरान रहा है और ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ईरान ने इस बारे में क्या कहा है। बीते दिनों में यमन के हूती समूह ने जिबूती बंदरगाह से रवाना होने के बाद 3 अमेरिकी सैन्य आपूर्ति जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया था। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि हमने अदन की खाड़ी में 2 अमेरिकी विध्वंसक जहाजों को भी निशाना बनाया जो आपूर्ति जहाजों की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने अमेरिका के इस आरोप को खारिज कर दिया कि तेहरान यमन स्थित हूती विद्रोहियों को वित्तीय संसाधन, हथियार सहायता और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान कर रहा था। तो ईरान इसकी सोच को समझ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों पहले ही हूती विद्रोहियों के जो प्रमुख थे उन्होंने एक बयान जारी किया था कि अगर इस्राइल गजा में फलस्तीनियों पर अत्याचार बंद नहीं करता तो वो हमले शुरू कर देगा और जो समुद्री इलाकों में इस्राइली इंटरेस्ट हैं, इस्राइली हित हैं, उसे टारगेट करेगा। अगर आप भूल गए हो तो याद कीजिए, मेरे ही मंच पर मैंने आपको बतलाया था। सुनिए। إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، واستمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، فإننا سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अब जंग जो है धीरे धीरे ईरान की तरफ बढ़ रही है। हूथी विद्रोही महज शुरुआत है, अगला निशाना ईरान हो सकता है। समानांतर तौर पर फलस्तीन में, गजा में, वेस्ट बैंक में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि हमास और इस्राइल के बीच बातचीत बेनतीजा हो गई है। बातचीत बेनतीजा क्यों हुई है ये भी मैं आपको बतलाऊंगा, मगर उससे पहले आप सबसे एक अपील। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों को मेरे कार्यक्रम नोटिफिकेशन के जरिए मिल रहे होंगे, मगर उसका इंतजार मत कीजिए। सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए दोस्तों, खुद मेरे चैनल पर जाइए, मेरे कार्यक्रम देखिए। मैं दिन में कम से कम 3 कार्यक्रम करता हूं। रहिए अपडेटेड और हां, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो मैं बात कर रहा था मध्य पूर्व में हालात किस कदर खराब हो रहे हैं और अब बीबीसी की इस खबर पर गौर कीजिए। गजा में युद्ध विराम की मियाद बढ़ाने की बातचीत बेनतीजा, अमेरिका ने हमास पर आरोप लगाया है। यह खबर अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, युद्ध विराम के बावजूद इस्राएली डिफेंस फोर्सेस वेस्ट बैंक में आम फलस्तीनियों पर हमला कर रहे थे। अब एक और बहाना मिल गया है और कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू यही तो चाहते थे। वो चाहते थे कि बातचीत बेनतीजा निकले, जिसके जरिए वो हिंसा की अपनी भूख को पूरा कर सके। खबर क्या है दोस्तों, उस पर गौर किया जाए। इस्राइल और हमास के बीच गजा में युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने के लिए हो रही बातचीत बेनतीजा रही है। एक फलस्तीनी अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि अमेरिका ने कतर में हुई इस बैठक को लेकर कहा कि हमास की बिल्कुल अव्यावहारिक मांगों की वजह से बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। दरअसल 3 चरणों में हुए मौजूदा संघर्ष विराम के पहले चरण की मियाद 1 मार्च को खत्म हो गई थी। अब वार्ताकार चाह रहे हैं कि किसी तरह इसकी अवधि बढ़ाई जाए।
अमेरिका ने पहले चरण के युद्ध विराम को अप्रैल के मध्य तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि दरअसल किन मुद्दों में यह बातचीत जो है बेनतीजा साबित हुई। तो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर वो मुद्दे सामने उभर कर आ रहे हैं। पहला मुद्दा, कैदियों और बंधकों की अदला बदली। हमास सिर्फ अमेरिकी बंधक ईदान अलेक्जेंडर के साथ 4 बंधकों के शव सौंपने को तैयार है। वहीं इसके जवाब में इसराइल क्या चाहता है? इसराइल चाहता है कि जीवित बचे 11 बंधकों के साथ 17 बंधकों के शव उसे सौंपे जाएं। अब इस पर हमास का क्या कहना है दोस्तों, इस पर भी गौर किया जाए। लेकिन हमास का कहना है कि वो सिर्फ एक जीवित बंधक और 4 बंधकों के शव सौंपेगा। इसके अलावा इस्राएली सेना की मौजूदगी यह भी मतभेद का विषय बना हुआ है, और इस बारे में मतभेद क्या है, इस पर गौर किया जाए। इस्राएली सेना की मौजूदगी और बॉर्डर क्रॉसिंग। हमास चाहता है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इस्राएली सेना पूरी तरह हट जाए। इसके साथ ही इस्राइल रफा क्रॉसिंग में हजारों फलस्तीनियों को बगैर जांच के वापस आने दे। इसके अलावा नेत्जरीम के रास्ते से लगे चेक पॉइंट्स खत्म कर दिए जाएं। लेकिन इस्राइल को इस बारे में एक भी शर्त मंजूर नहीं है। इस्राइल अड़ा हुआ है कि हमें यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, दोनों पक्षों के बीच में बुनियादी मुद्दों में मतभेद दिखाई दे रहे हैं, और वो सबसे बुनियादी मुद्दा क्या है आपकी स्क्रीन पर। हमास चाहता है कि मौजूदा समझौते को 19 जनवरी को हुए युद्ध विराम समझौते का ही हिस्सा माना जाए। वहीं इस्राइल इसे नए समझौते या पहले चरण के समझौते के एक्सटेंशन के रूप में चाहता है। इसके अलावा हमास और इस्राइल के बीच में कुछ बुनियादी मतभेद हैं, सीधे मतभेद हैं, जो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला, हमास चाहता है कि जिस मानवीय सहायता पर सहमति बनी थी उसे तुरंत जारी किया जाए। इनमें गजा में हर दिन 500 ट्रकों, 60 कैरावान और 3 लाख टेंटों की एंट्री की इजाजत शामिल है। साथ ही इस्राइल से गजा में यूएन को काम करने की अनुमति देने की मांग शामिल है। वहीं इस्राइल मदद के नए तरीके पर अड़ा हुआ है। इसका कहना है कि मदद नागरिकों तक पहुंचे, हमास के सदस्यों तक नहीं। उसका कहना है कि हमास और उसकी पुलिस मानवीय सहायता की खेप की निगरानी नहीं करेगी। दिक्कत यह है दोस्तों कि इस्राइल कहीं ना कहीं यह भी नहीं चाहता कि संयुक्त राष्ट्र की वहां पर मौजूदगी हो, और आप जानते हैं इससे पहले किस तरह से इस्राइल ने संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के पहुंचने में गतिरोध जो है वो पहुंचाया है। यानी कि कहीं ना कहीं इस्राइल चाहता है कि पूरे जो हालात हैं उसके कंट्रोल में रहें, और इसमें निष्पक्ष जो संस्थाएं हैं वो भी अपनी भूमिका नहीं निभा सकें। मेरे शब्दों को याद कीजिएगा दोस्तों, ये जो लम्हा है एक निर्णायक मौका है इस वक्त मध्य पूर्व में, और आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की आग जो है वो और गंभीर होने वाली है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।